इतिहास लिखना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ हर सच के ऊपर एक कहानी चढ़ी होती है। और जब बात पृथ्वीराज चौहान की हो तो कहानी इसमें इतनी ज़्यादा है कि सच ऐसा लगता है कहीं दब गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आखिरी हिंदू सम्राट थे, कुछ कहते हैं कि उन्होंने अंधे होकर भी मोहम्मद गोरी को मार गिराया था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ किंवदंती हैं, ये सब किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि साल 1192 में जब दूसरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया तो उसके बाद हुआ क्या था? आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान एक वीर की तरह रणभूमि में गिरे या फिर किसी गहरी साजिश का शिकार हो गए? क्या सचमुच उन्होंने चंद के दोहे को सुना और उसके थ्रू मोहम्मद गोरी को मार दिया, या फिर यह बस एक कहानी थी जिसकी सच्चाई असल में बेहद दर्दनाक है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तराइन की लड़ाई के बाद आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये साल था 1166 और जगह थी गुजरात का अनिलवाड़ा। इसी जगह पर जन्म होता है एक ऐसे शख्स का जिसके भाग्य में भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और माता का नाम था कर्पूरी देवी। इस बालक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को बचपन से ही वो माहौल मिला जहां पर शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी अच्छा खासा ज्ञान दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पृथ्वीराज विजय एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो उनके टाइम पर लिखा गया। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों पर हम अभी आगे आएंगे, लेकिन पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म ज्येष्ठ मास के 12वें दिन हुआ था। इस टाइम पर ज्योतिषियों ने बताया था कि ये एक चक्रवर्ती राजा आगे चलकर बनेंगे, लेकिन जो भी डिक्लेरेशन हुई हो, आगे चलकर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 1177 में पृथ्वीराज जब सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान की अचानक मृत्यु हो गई। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा अपनी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज में लिखते हैं कि यह वो टाइम था जब चौहान साम्राज्य अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। एक तरफ चंदेल राजा थे, दूसरी तरफ गुजरात के सोलंकी और तीसरी तरफ उनके अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन, जो गढ़पुरा यानी आज के गुड़गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद कर चुके थे। पृथ्वीराज ने अपनी पहली ही परीक्षा में नागार्जुन के विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि उनके दुश्मनों के कलेजे कांप गए। विद्रोहियों के सिर काटकर उन्होंने अजमेर के किले के कंगूरों पर लटकवा दिए। ये एक तरह का मैसेज था कि सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद भी उनका शासन कमजोर नहीं पड़ा है। लेकिन अभी असली मोड़ आना बाकी था। इस बात को समझने के लिए हमें देखना होगा उस दौर के दिग्विजय के कॉन्सेप्ट को। दरअसल अर्ली मिडिवल इंडिया में राजपूतों के बीच में एक सिस्टम चलता था जहां पर अपनी सीमाओं को बढ़ाना सिर्फ पॉलिटिकल नीड नहीं होती थी, बल्कि ये उनकी रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती थी। साल 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड महोबा के शक्तिशाली राजा चंदेल राजा परमादिदेव पर हमला किया। मदनपुर के शिलालेख आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को तहस नहस कर दिया। इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इसी महोबा की लड़ाई से आल्हा और ऊदल की अमर वीर गाथा भी जुड़ी हुई है। लोकगीतों में कहा जाता है कि ऊदल इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उनके बड़े भाई आल्हा ने पृथ्वीराज को लगभग हरा दिया था, लेकिन गुरु के आदेश पर आल्हा ने उनको जीवन दान दे दिया। इतिहासकार आरसी मजूमदार इसे एक प्रेस्टीज रेड मानते हैं, यानी कि एक ऐसी लूट जिसका मकसद इलाके को जीतना नहीं बल्कि अपने दबदबे को कायम करना था। इस तरह पृथ्वीराज लगातार दिग्विजय करते जा रहे थे, लेकिन इससे हुआ ये कि वो अकेले भी पड़ गए। अकेले पड़ना भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। असल में उनकी दुश्मनों की लिस्ट में उस दौर के कई बड़े नाम आ गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो तो गुजरात के भीम सेकेंड और फिर कन्नौज के ताकतवर राजा जयचंद गढ़वाल। अब आपने जयचंद गद्दार की कहानी सुनी होगी जो इनसे जुड़ी हुई है, और इसके पीछे संयोगिता और पृथ्वीराज की लव स्टोरी भी सुनी होगी। इनफैक्ट पृथ्वीराज रासों में जिस संयोगिता के स्वयंवर और अपहरण की कहानी सुनाई जाती है उसे फेमस हिस्टोरियन सिंथिया टैलबॉट अपनी किताब द लास्ट हिंदू एम्परर में एक रोमांटिक फैब्रिकेशन कहती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि ये बस एक दंत कथा थी, इससे अलग कुछ नहीं था। मतलब दुश्मनी की बात सच है, लेकिन स्वयंवर को इतिहासकार बस एक कहानी मानते हैं। खैर, इस दुश्मनी के चलते हुआ ये कि दिल्ली की मजबूती अब पहले जैसी नहीं रह गई थी, और इसी बात का फायदा मिला सीधे सीधे एक विदेशी को, यानी अफगानिस्तान के पहाड़ों से आने वाले मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने तब तक सरहिंद या तबर हिंद के किले पर कब्जा कर लिया था। साल 1191 में वो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज से टकराया। उसे लगा कि वो राजपूतों को आसानी से हरा देगा,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाजुस सिराज अपनी किताब तबकाते नासरी में लिखते हैं कि गोरी के सैनिक चौहानों की तीरंदाजी और हाथियों के रेले को देखकर दंग रह गए। दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज तोमर ने गोरी पर अपने भाले से ऐसा वार किया कि गोरी के दांत टूट गए और वो घोड़े से गिरते गिरते बचा। एक युवा खिलजी सैनिक उसे युद्धभूमि से बचाकर ले गया। इस तरह पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में गोरी की बेहद बुरी हार हुई। हालांकि इसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से भी एक बहुत बड़ी भूल हुई। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा इस भूल को राजपूत शिष्टता का आत्मघाती एग्जाम्पल मानते हैं। दरअसल हुआ ये कि जब गोरी की सेना पीछे हटकर भागने लगी तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उनका पीछा नहीं किया, ना ही ये कोशिश की कि नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को सेफ करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गोरी जिंदा था तो पक्का था कि वो दोबारा अटैक करेगा। लेकिन इसके बजाय चौहान और उनकी सेना जीत के जश्न में डूब गई। उधर दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी को यह हार बहुत बुरी तरह से खटक रही थी। उसने 1 साल के अंदर अपनी एक नई आर्मी तैयार की। इस बार उसने अपनी आर्मी कुछ हज़ार में नहीं बल्कि पूरे 1,20,000 सेलेक्टेड अफगान और तुर्क घुड़सवारों से भर दी। इन सभी का मकसद एक ही था कि चौहान की जो हाथियों की सेना है उसे अपनी स्पीड से हरा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को शायद लगा था कि इस करारी हार के बाद मोहम्मद गोरी वापस नहीं आएगा, पर जाहिर सी बात है उनका अंदाज़ा गलत हो गया। आगे चलकर जो हुआ उसने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साल 1192 का फरवरी का महीना था। तराइन का मैदान तो वही था, लेकिन इस बार बाजी पूरी तरह से बदली हुई थी। गोरी ने इस बार सेना के साथ साथ छल का भी सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज को संधि का झांसा दिया और एक रात पहले ही अपने कैंपों में आग जलाकर छोड़ दी, ताकि चौहानों को लगे कि उनका दुश्मन शांति से सो रहा है। लेकिन सूरज उगने से पहले ही, जब राजपूत सेना को कोई अंदाज़ा भी नहीं था, तब गोरी के 4 घुड़सवार दस्तों ने चारों दिशाओं से अटैक कर दिया। हसन निजामी की किताब ताजुल मासिर से पता चलता है कि एक ऐसा हमला था जिसका जवाब भारी भरकम राजपूत सेना के पास नहीं था। शाम होते होते तराइन का मैदान चौहानों के खून से लाल हो चुका था। गोविंद राज तोमर वीर गति को प्राप्त हुए और पृथ्वीराज को सरस्वती नदी या आज के सिरसा के पास पकड़ लिया गया। अब यहाँ तक जो कुछ है वो सब कई अलग अलग सोर्सेज से पढ़कर अंदाज़ा लग जाता है और एक कहानी बनकर निकल आती है। असली कहानी, या यूँ कहें कि अगली मिस्ट्री जो है वो कहाँ से शुरू होती है? पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने के बाद शुरू होती है। सवाल आता है कि उनको पकड़ने के बाद क्या हुआ, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले किताब सामने आती है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये किताब चंद बरदाई ने लिखी थी। इस किताब में बेहद ड्रामेटिक तरीके से बताया गया है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके गजनी ले गया। वहीं चंद बरदाई की मदद से पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया। वो दोहा आपको भी याद होगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया और उसका अंत कर दिया। यहीं से ये वाली कहानी भी चलती है कि पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी राजा थे जिनके पास शब्द भेदी बाढ़ हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात को, इस कहानी को खारिज करते हैं। इसके पीछे 2 लॉजिक है। सबसे पहले तो ये कि ये ग्रंथ पूरी तरह से हिस्टोरिकल नहीं है। मतलब आपको बताऊं तो ये तो साफ है कि इसे लिखना शुरू किया गया था 12वीं सदी में, जब पृथ्वीराज चौहान राजा थे। लेकिन ये ग्रंथ कंप्लीट हुआ जाकर अकबर के काल में, यानी 16वीं सदी में। इस दौरान इसमें लिखी कई घटनाएं अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो गई। शायद हिस्टोरियंस इस बात को पकड़ भी ना पाते, लेकिन जब इसमें 13वीं सदी के रूलर्स जैसे कि चंगेज़ खान वगैरह का जिक्र हुआ तो फिर सबको समझ में आया कि ये ग्रंथ असल में कई अलग अलग लोगों के माध्यम से लंबे टाइम तक बदलता गया है। हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में साफ लिखा है कि रासो में कई अनऐतिहासिक बातें हैं, जैसे कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाना और गौरी को मारना। इसके साथ ही एक बात और आपको नोट करनी चाहिए कि गोरी कैसे मरा, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है। पता है हमें कि उसे साल 1206 में खोखर जाटों ने मार दिया था। अब 1192 और 1206 यानी 14 सालों का गैप आता है। तो क्या इतने सालों तक पृथ्वीराज चौहान जिंदा थे? इसीलिए ये मत चूको चौहान वाली स्टोरी सही नहीं लगती, फैब्रिकेशन लगती है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सच क्या है, आखिर उनके साथ हुआ क्या? इसके लिए हमें देखना होगा उस टाइम के पर्शियन क्रॉनिकल्स और सिक्कों को। ताजुल मासिर ग्रंथ बताता है कि गोरी ने पृथ्वीराज को तुरंत नहीं मारा, उन्हें अजमेर वापस ले जाया गया और गोरी के अधीन राजा यानी एक वेसल के रूप में शासन करने को कहा गया। इस बात का सबसे ठोस सबूत मिलता है उस दौर के सिक्कों से।
इतिहासकार सिंथिया टैलबॉट ने अपनी रिसर्च में उन सिक्कों का जिक्र किया है जिनके एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम लिखा है। यह साबित करता है कि तराइन की हार के बाद कुछ टाइम तक पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता में शासन किया होगा, लेकिन यह समझौता जाहिर सी बात है ज्यादा दिन नहीं चला। हसन निजामी लिखते हैं कि पृथ्वीराज के दिल में अभी भी आज़ादी की आग बाकी थी। उन्होंने गौरी के खिलाफ एक साजिश रची। जब गौरी को इस साजिश का पता चला तो उसने पृथ्वीराज का सिर कलम करने का आदेश दे दिया। कुछ पर्शियन सूत्रों का यह भी कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को पत्थरों से मार दिया गया। लेकिन पर्शियन सोर्सेज से हटकर अगर उस काल के जैन ग्रंथों जैसे प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध में देखें तो एक अलग ही कहानी मिलती है। इनमें कहा गया कि पृथ्वीराज को अजमेर के महल में कैद किया गया था। यहाँ से उन्होंने गौरी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन उनके ही एक मंत्री ने गौरी को आगाह कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा इतिहासकार दशरथ शर्मा एक और दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज की हार का कारण गद्दारी नहीं थी, बल्कि उनकी वॉर टैक्टिक्स का पुराना होना था। राजपूत सेना अभी भी हाथियों और पैदल सैनिकों पर डिपेंडेंट थी, जबकि जो तुर्की सेना थी उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज थे। सतीश चंद्रा अपनी किताब मिडिवल इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के राजाओं के पास एकता की कमी ने गौरी के काम को और आसान कर दिया। अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक साथ होते तो शायद तराइन का दूसरा युद्ध कभी हार में बदलता ही नहीं। अब दोस्तों, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद चौहानों का एम्पायर बिखर गया। उनके बेटे गोविंद राज को अजमेर का कठपुतली राजा बनाया गया, लेकिन जल्दी ही उनके भाई हरिराज ने विद्रोह कर दिया। आखिर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी तरह से अजमेर पर कब्जा कर लिया और इस तरह नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। पृथ्वीराज का अंत सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पिवट था। इसके बाद अगले कई सौ सालों तक आपको भी पता है कि दिल्ली की गद्दी पर विदेशी आक्रांताओं और फिर मुगल सल्तनत का कब्जा रहा। तो दोस्तों, इस तरह आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अपने आप में एक डिबेट का इशू रहा है। इसी डिबेट से वो कहानी प्रसिद्ध हो गई जिसमें उनके पास एक शब्द भेदी बाण था और उन्होंने इस बाण से मोहम्मद गोरी का कत्ल कर दिया। हालांकि ये वो कहानी है जिसने उनकी वीरता को एक नया डायमेंशन दिया और एक नेशनल हीरो की इमेज बनाई। यही वजह है कि साल 2022 में उनको लेकर एक मूवी आई थी पृथ्वीराज नाम से, लेकिन उसमें भी हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो फोकलोर चला आ रहा है उसको लेकर ही मूवी बना दी गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या पृथ्वीराज चौहान की कहानी को हमें एक शहीद की कहानी की तरह याद रखना चाहिए या फिर एक ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी की तरह जो स्ट्रैटेजी में पीछे रह गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि बहादुरी और स्ट्रैटेजी में जब मुकाबला होता है तो जीत अक्सर स्ट्रैटेजी की होती है। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अजमेर की गलियों और अफगानिस्तान की धूल में कहीं दफन है। अच्छा, हिस्टोरियंस के बीच में एक और डिबेट होती है। वो डिबेट है उनकी सीमाओं को लेकर। हिस्टोरियन आरसी मजूमदार का तर्क है कि पृथ्वीराज कभी अखिल भारतीय सम्राट नहीं थे। उनका शासन आज के हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अब बात आती है लास्ट हिंदू एम्परर, तो इसका खिताब उन्हें 19वीं सदी के ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया था, जिसे बाद में इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना लिया। लेकिन एक बात यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना रहा हो, उनकी स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस ने आने वाली सदियों के लिए राजपूताना और भारत की वीरता के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया। इतिहास ये गवाह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब तराइन के पहले युद्ध में गौरी को जीवन दान दिया था तो वो उनका बड़प्पन था, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़प्पन को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। उनकी मृत्यु ने एक ऐसे दौर का अंत किया जहां धर्म युद्ध के नियम चलते थे और एक ऐसे दौर की शुरुआत की जहां सिर्फ जीत ही एकमात्र नियम हुआ करता था। अब सवाल है कि क्या पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे? बेशक थे, पर क्या वो एक बेहतर रणनीतिकार हो सकते थे? जवाब है शायद हो सकते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके पतन के साथ ही भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया और एक ऐसा दौर आया जिसको हम सल्तनत काल कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।